हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगा। क्लास सेकंड है ये, कि इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, क्या हिस्ट्री थी इसकी, कौन कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है, और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, ये सब सब कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको गैप के बारे में बताऊंगा कि गैप क्या होता है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में मैं ना आपको कंपनीज एक्ट में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वो सेट ऑफ रूल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हर एक कंपनी को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं। और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब लोगों को इसके बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये ऐसा लिखा हुआ है। अब देखते हैं आईएफआरएस और इंडियन गैप। ठीक है, आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इंडियन गैप में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस की, और जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल होती है गैप की, जो कि डेवलप किया गया आईएफआरएस को डेवलप किया गया है आईएएसबी ने, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम आगे आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इंडियन गैप को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने डेवलप किया है। फिर है डिस्क्लोजर। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उसमें वो स्पेसिफाई करती है, नोट डालती है, फुट नोट, जिसको हम अब नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। नीचे लिखा होता है कि उन्होंने आईएफआरएस फॉलो किया, लेकिन गैप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो हमें प्री एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ, इन्होंने गैप ही फॉलो किया है। अडॉप्टेड बाय, आईएफआरएस को 110 प्लस कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ। अब तो ये 120 से प्लस हो गई है। ठीक है, और इंडियन गैप केवल इंडिया में ही फॉलो किया जाता है। फिर आता है हाउ टू अडॉप्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आईएफआरएस को अडॉप्ट करने का सेट प्रोसीजर होता है, उसमें सब गाइडलाइंस लिखी होती है कि किस किस तरीके से आईएफआरएस को पहले अडॉप्ट करना है। ठीक है, लेकिन इंडियन गैप में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, फिर है यूसेज ऑफ करेंसी इन इन प्रेजेंटेशन। अब देखिए, क्योंकि आईएफआरएस अलग अलग 120 कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है और इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो सबकी करेंसी अलग होती है। तो वो किस करेंसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हर एक करेंसी की वैल्यू अलग है। लेकिन गैप में ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल इंडिया ही फॉलो करता है, तो सिंगल करेंसी है। ठीक है, उसके बाद है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन गैप में ऐसा है। ठीक है, जो कि आईएएस के 27 यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 27 और पैरा 10 में लिखा हुआ है कि क्या क्या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे एग्जाम्पशन मिली हुई है, लेकिन इन गैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है इसमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। आईएफआरएस के अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो बनाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जबकि गैप में हमें कैश फ्लो बनाना होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना होता है, और बैलेंस शीट भी बनाना होता है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू उसको कैसे शो करता है। ठीक है ना, आईएफआरएस में क्या होता है कि ये फेयर वैल्यू पे शो करता है, जबकि ना गैप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब देखते हैं कैसे आईएफआरएस आईएफआरएस बना, कैसे गैप आया, ये सब। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि 1973 में बनी थी, 1973 में बनी थी। ठीक है, इसमें 10 के लगभग कंट्रीज ने पार्ट लिया था, और उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं इसको बनाना चालू करा। और बाद में क्या कहते हैं 2001 में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, उसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया, जिसको हम आईएएसबी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको लगभग 120 कंट्री में फॉलो किया जाता है, लेकिन यूएस अपना अभी भी आईएफआरएस से अलग है और अपना गैप फॉलो करता है। यूएस गैप अलग है। ठीक है, और आप देखेंगे क्या कहते हैं जब ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बनाते हैं,
तो यूएस मॉडर्न रूल फॉलो करता है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाला, जबकि बाकी कंट्रीज क्या करती हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड abbreviates Indian AS, the accounting standard adopted by companies in India and issued the supervision of accounting standard board. ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग सुपरविजन बोर्ड इशू करता है। ठीक है। जो कि एएसबी जो एक कमेटी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आता है। ठीक है। और जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, क्योंकि ये आईसीएआई भी जब बनाया गया था तो ये पार्लियामेंट के एक रूल के बेसिस पे बनाया गया था। ठीक है। जिसमें एसोचैम वगैरह के, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी होते हैं, फिक्की वगैरह के लोग भी होते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स केवल 32 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 है। ठीक है। ये भी डिफरेंसेस है इसमें। और ये क्या कहते हैं, है 2016-17 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक गाइडलाइन आई थी, जो कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के समय ये फॉलो करना ही है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ गैप। ठीक है। अब गैप कैसे आया। ठीक है। यू अभी जो गैप की बात कर रहे हैं हम, ये मेनली यूएस गैप की है, क्योंकि सबसे पहले गैप वही लाए थे, जो कि पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट्स पे अप्लाई होता था। ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए आया था। ठीक है। और ये तब हुआ था जब 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया था उस समय की बात है। ठीक है। उसके बाद इसे सिक्योरिटी मार्केट में एज ए लेजिस्लेशन, एज ए लॉ इम्प्लीमेंट करा गया था 1933 में। ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल बनते चले गए। उसके बाद देखते हैं किस किस चीज़ों से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेंट्स की बात क्या का मतलब क्या है कि पहले ये देखेगा कि कौन से इवेंट फाइनेंशियल इन नेचर है, मतलब जिनको बुक ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल इन नेचर होता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसमें ये देखते हैं हम कि कितना मनी इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके लिए भी सेट ऑफ गाइडलाइंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। उसके बाद है थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कि किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। पहले ये हॉरिजॉन्टल में बनाया जाता था, अब ये वर्टिकल मैनर में बनाया जाता है। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे जब हम क्या कहते हैं बैलेंस शीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू इंश्योर स्टॉक होल्डर्स आर नॉट मिस इन्फॉर्म्ड, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली स्टॉक होल्डर्स को बताया जाए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है। ठीक है। और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और ये यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में अप्लाई होता है, तो सबको उसके बारे में क्लियरली पता होगा। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। ठीक है। पहला तो रिलायबिलिटी, मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके के रूल है जो कि सबको पता है, उसी के बेसिस पे बना है, कोई अपना रूल नहीं अप्लाई कर सकता है इसमें। दूसरा है कंपेरेबिलिटी। ठीक है। अब अगर हर एक कंपनी सेम रूल पे अपना डेटा बनाएगी, सेम रूल पे अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी, तो कंपेयर करना बहुत ईजी है। तीसरा क्या है, और ये क्या कहते हैं, लिखा हुआ है इट लुक्स टू प्रोवाइड वन सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब एक ही तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी सबके लिए अप्लाई होगी। अब आते हैं बेनिफिट्स क्या है। पहला है अटेंड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। ठीक है। मतलब कि कोई भी कंपनी अपना खुद का रूल फॉलो नहीं करेगी, एक रूल है जो कि पूरी की पूरी कंट्री पर अप्लाई होगा। ठीक है। और अब सिमिलर रूल, एक रूल पूरी कंट्री पर अप्लाई होगा तो उस पर रिलाई करना बहुत आसान है। कोई कंपनी अपना रूल बना के विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकती। ठीक है। फिर आता है प्रिवेंट्स
फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें इस तरीके से करा जाएगा तो वो उसी तरीके से होगा, तो उसको उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि अपनी अपनी मर्जी से हम रीस्टेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है असिस्ट ऑडिटर, ठीक है। हर एक कंपनी को अपना एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है ईयर में, ठीक है, जिसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं और वो उन्हीं सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को भी हेल्प मिल जाती है इसमें। फिर आता है कंपेरेबिलिटी, जो कि हमने पहले ही देखा था। सिमिलर रूल फॉलो किए जाते हैं हर एक कंपनी के द्वारा, तो उनको कंपेयर करना बहुत आसान होता है। अब मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है कंपनी, ठीक है, उस हिसाब से डिटर्मिनेशन उस तरीके से हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, कितना टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। तो मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और उसको हेल्प भी मिलती है। बात है लिमिटेशंस, क्या होता है, डिफिकल्टी बिटवीन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चूज़ करना कि भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम यहाँ पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, कौन सा मेथड अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे लीफो की बात की है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा इन्वेंट्री मेथड हम फॉलो करें। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी सुपरसेट नहीं कर सकता लॉ के द्वारा बनाए गए कानून, किसी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा बनाएगी चीज़ों को, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर वो दोनों क्लैश करते हैं तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही पीछे हटना पड़ता है। अब आता है जिन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की मैं बात कर रहा था। सबसे पहला है कि हमें जो भी बेनिफिशियल ओनर्स है, बेनिफिशियल ओनर्स कौन होता है कंपनी में, जिनका पैसा लगा होता है कंपनी में, तो उसकी स्टॉक होल्डिंग यानी कि कितना पैसा, कितना परसेंट ऑफ ओनरशिप उनकी है, वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है अब से, ठीक है। ये रूल 2018 में बना है। उसके बाद आता है कंपनीज इन कॉरपोरेशन रूल 2014, मतलब कि जो भी कंपनी 31 दिसंबर 2017 से पहले पहले रजिस्टर्ड हुई है, उन सबको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट की थी, वो हमें दोबारा से सबमिट करना है। उसके बाद है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट टू माइक्रो, ठीक है। अगर किसी स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन को हमको कोई पेमेंट करनी है और वो 45 डेज में नहीं हुई है, ठीक है ना। मीडियम एंड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो 45 डेज में नहीं की है तो उसका रीज़न हमको मेंशन करना ज़रूरी है। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है, कंपनी के द्वारा कोई भी रिसीप्ट, कोई भी मनी इन टर्म्स ऑफ लोन अगर रिसीव किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी DPT 3 में मिनिस्ट्री MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के सामने सबमिट करना ज़रूरी है। रूल 2014 में ये अमेंड किया गया है, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।